11th क्वेश्चन में हमें दिया है that a metal piece of mass 160 g lies in equilibrium inside a glass of water. The piece touches the bottom of a glass at small number of points. If density of metal is 8000 kg per meter cube, find the normal force exerted by bottom of the glass on the metal piece. हमें normal reaction बताना है कितना है. You have a metal object placed inside water. अगर हम forces mark करें, when it's placed on the bottom, forces acting are weight acting downwards, upthrust and normal reaction. So for equilibrium, W is equals to N plus U. So हमें N की वैल्यू बतानी है कि normal reaction कितना होगा. We can say for block placed at bottom. सर एक बार प्लीज पेज नंबर बता दो. 274. हमें जो इंफॉर्मेशन दी है इसका मास दिया है 160 और डेंसिटी दी है 8000 kg per meter cube. Plus upthrust is V sigma g. So normal reaction would be volume of body is mass over density. SI में लोगे तो 0.16. वाटर की डेंसिटी 1000 into G की वैल्यू 10. इसको सॉल्व करके देखो आंसर क्या आता है. कैलकुलेटर पे कर लेना. जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. आंसर क्या आ रहा है. बुक में आंसर दिया इट इज 1.4 न्यूटन. So 1.4 न्यूटन आ जाएगा सॉल्व करके. So हमने बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी कि अगर ये रेस्ट पे है यहाँ पे तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल. वेट हमें पता है हमेशा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी. बॉडी फुली इमर्स्ड है तो अपथ्रस्ट इज वी सिग्मा जी. सो इनको इक्वेट करके एन की वैल्यू निकाल ली. Yes sir, 1.4 यार. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. मैं आपको मॉर्निंग बैच से डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ बिकॉज मॉर्निंग बैच में जो कराया था उसका वीडियो मैंने डाल दिया था. सो ये डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ. आप मॉर्निंग बैच वाले क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करके देखना. नहीं आएंगे तो फिर बेशक देख लेना वीडियो. थर्टीन क्वेश्चन में हमें दिया है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस floating in water has to support a metal piece weighing 0.5 kg. What can be the minimum edge of block so that it does not sink? Specific gravity of ice दी है. हमें दिया है एक आइस का ब्लॉक है उसके ऊपर 0.5 kg का मेटल पीस पड़ा है.
क्यूबिकल ब्लॉक है ये। और इसके ऊपर एक मेटल का पीस पड़ा और हमने बताना है व्हाट शुड बी द एज लेंथ कि क्यूब का साइज क्या हो सो दैट इट डज नॉट सिंक। अगर ये पीस फ्लोट कर रहा है तो वेट इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होंगी तभी ये फ्लोट करेगा। अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं, मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी, मतलब इस ब्लॉक का मास एम बी, मास ऑफ आइस अगर एम आई है प्लस एम आई जी, ये दो फोर्सेस लग रही हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है अपथ्रस्ट। अगर इक्विलिब्रियम है तो अपथ्रस्ट शुड बी इक्वल्स टू दीस टू, इन दोनों के सम के इक्वल होनी चाहिए अपथ्रस्ट। Yes, sir. We say for body to float, downward force should be equals to upward force. So weight is equals to upthrust. Weight is mass of ice into G, mass of block into G, and upthrust is V sigma G. अगर ये I cubical block है तो वॉल्यूम इज L क्यूब। L cube. मास ऑफ आइस ब्लॉक कितना हो जाएगा L क्यूब इंटू रो इंटू जी। ये वेट आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, सो एम जी। ये हमें दिया 0.5 kg into L cube into sigma into G। रो किसकी डेंसिटी है और सिग्मा किसकी डेंसिटी है? सिग्मा इस लिक्विड की मतलब वाटर और रो इस ब्लॉक की। तो ब्लॉक आइस का है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दिया है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। एस आई है तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, तो 0.9 इंटू 1000 मतलब 900 प्लस 0.5 जी L क्यूब इंटू 1000 जी। जी तो पूरी इक्वेशन में कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद L क्यूब इंटू 1000 माइनस 900 जी, जी को रहने दो, इज इक्वल टू 0.5। तो L क्यूब इज L की वैल्यू देखो क्या आती है। सो इसका क्यूब रूट मतलब 5 raised to 1/3 over 10। अगेन यू नीड टू यूज कैलकुलेटर से कर लो बिकॉज लॉग टेबल मिलेगा वहां तो, बट यहाँ पे कैलकुलेटर से कर लो। फाइव का क्यूब रूट होता है 0.17, 1.7, तो 1.7 एंड इट वुड बी 13 आ जाएगा। 1.7 डिवाइडेड बाय 10, सो 0.17 मीटर। सेंटीमीटर में लोगे तो 17 सेंटीमीटर। आया समझ क्वेश्चन सारा? Yes, sir. Then you have question number 14. A cube of ice floats partly in water and partly in kerosene oil. Diagram दिया हुआ है साथ में. Find the ratio of volume of ice immersed in water to that in kerosene oil. Specific gravity of kerosene oil is 0.8 and that of ice is 0.9. हमें क्यूब ऑफ आइस दिया है जो मिक्सचर में फ्लोट कर रहा है, नीचे पानी है, ऊपर केरोसिन ऑयल है।
ये क्यूबिकल ब्लॉक इसमें फ्लोट कर रहा है। हमें सीजीएस में डेंसिटीज लें तो इसकी डेंसिटी दी है 0.9, वाटर की डेंसिटी है 1, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी है 0.8। हमने वॉल्यूम इमर्स्ड बताना है कि केरोसिन ऑयल में टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है और वाटर में कितना इमर्स्ड है। रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइज इमर्स्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन ऑयल। सो अगर मैं वाटर में लेता हूँ वॉल्यूम इमर्स्ड V1, तो V1 और V2 की रेशियो बतानी है। V1 और V2 की रेशियो जैसे ऊपर सारा केरोसिन ऑयल है। अगेन फ्लोटेशन का प्रिंसिपल, फ्लोट कर रहा है तो वेट और अपथ्रस्ट इक्वल। अच्छा, वेट इज आइस का ब्लॉक है तो मास ऑफ आइस इनटू जी। अपथ्रस्ट वाटर के कारण, केरोसिन ऑयल के कारण, के दोनों के कारण? अपथ्रस्ट वाटर के कारण। दोनों के कारण, बिकॉज कुछ पार्ट वाटर में और कुछ केरोसिन ऑयल में है। सो वाटर में वॉल्यूम है V1, तो अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर इज V1 इंटू सिग्मा 1 इंटू जी, और केरोसिन ऑयल के कारण V2 इंटू सिग्मा 2 इंटू जी। अगर मैं ये लेता हूं x, तो केरोसिन ऑयल में लेंथ L माइनस एक्स, अगर क्यूब की एज L है तो वॉल्यूम कितना हो गया? L क्यूब। जी इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा। ये वॉल्यूम कितना है? V1। L square x, V2 is so you get 0.9 L x plus x अगर L by 2 है तो रेशियो क्या आई V1 V2 की? L by 2 का मतलब है हाफ इमर्स्ड है वाटर में और हाफ केरोसिन ऑयल में, बिकॉज L माइनस एक्स भी L by 2 हो जाएगा। As it is half immersed in water, and half in kerosene oil. Question number 18. A cubical metal block of edge 12 centimeter floats in mercury with its 1/5 of its height inside mercury. Water is poured
till the surface of block is just immersed in it. Find the height of water column to be poured. क्वेश्चन पढ़ो पहले, देखो समझ आ रहा है क्या कहा है? हमें दो अलग अलग केस दिए हैं. हमें क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक मर्करी में फ्लोट कर रहा है. और उसकी 1/5 लेंथ मर्करी में इमर्स्ड है. मतलब अगर टोटल लेंथ L है तो मर्करी के अंदर लेंथ है L/5. फिर हमें कहा कि इसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया मर्करी के ऊपर, तो वाटर कॉलम की लेंथ कितनी हो so that it is fully immersed block. इसके ऊपर पानी डाला so that it is fully immersed. ये बताना है x कितना होगा. पानी की कितनी मोटी लेयर डालनी पड़ेगी इसके ऊपर. वाटर लेयर की थिकनेस बतानी है so that it is fully immersed. हमें L दिया है, L is 12 सेंटीमीटर. L 12 सेंटीमीटर है. पहले 1/5 इमर्स्ड था जब सिर्फ मर्करी था. पानी की कितनी लेयर हमें डालनी पड़ेगी so that it is fully immersed. So basically यहां से लेके यहां तक x. L हमें दिया क्वेश्चन में. L हमें क्वेश्चन में गिवन है. हाँ जी बोलो क्या है आंसर. पहले अगर 1/5 है तो मर्करी के अंदर कितनी लेंथ है अगर 1/5 इमर्स्ड है तो 2.4 और 9.6 बाहर है. तो हम पानी की कितनी लेयर डालें ताकि वो फुली इमर्स्ड हो जाए.
weight of block is equal to upthrust. Weight is volume into density of this block rho. Upthrust सिर्फ 1/5 पार्ट पे लगेगी, मतलब rho is equal to sigma by 5. मर्करी की डेंसिटी क्या होती है? मर्करी की डेंसिटी 13.6 तो ब्लॉक की डेंसिटी जी। कितनी है? ब्लॉक की डेंसिटी थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? टू पॉइंट सेवन टू 2.72. ये आ गई हमारे पास ब्लॉक की डेंसिटी। अब सेकेंड केस में दिया कि इसके ऊपर पानी डाल दिया, और ये फ्लोट कर रहा है। ये फ्लोट कर रहा है with length x in water and L minus x in mercury. तो वेट तो हो गया L क्यूब रो जी। मर्करी के कारण अपथ्रस्ट कितनी? डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू जी, और वाटर के कारण लास्ट इक्वेशन देखो, ये समझ में आ रही है मैंने कैसे लिखी है? लास्ट इक्वेशन यस सर। L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, G कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद L रो L minus x into density of mercury plus x into density of water. अगर मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं, L is 12, ब्लॉक की डेंसिटी 2.72, वैल्यू निकालो यहां से x की क्या आती है, सॉल्व इट, x निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैलकुलेटर यूज करो, पर जल्दी करो सॉल्व, प्रैक्टिस के लिए घर में करते हैं ना, अभी कैलकुलेटर यूज कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस, और चेक करो बुक के पीछे से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। टेन पॉइंट थ्री सिक्स आ गया। आ रहा है, मैच कर रहा है पीछे से। ये सब बुक में 10.4 दी। Next is question number 20. A solid sphere of radius 5 centimeter floats in water. If a maximum load of 0.1 kg can be put on it without wetting,
the load, find the specific gravity of the material. हमें स्फीयर की डेंसिटी बतानी है बेसिकली. हमें दिया है कि हम उसके ऊपर 0.1 kg का लोड रख सकते हैं विदाउट वेटिंग इट. इसका मास दिया है, इसका रेडियस गिवन है 5 ही दिया ना. रेडियस इज 5. तो हमने बताना है स्पेसिफिक ग्रेविटी रो कितना. फाइंड द वैल्यू ऑफ रो. करो एक क्वेश्चन खुद, लेट्स सी क्या करते हैं. फाइंड रो. डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितनी होगी. सेम कंसेप्ट लगाओ. वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट. वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट लगाओ एंड फाइंड द आंसर. वेट और अप थ्रस्ट को इक्वेट करो. For sphere to float, fully immersed. Weight of sphere is V rho g. This is 0.1 g. 0.1 kg का ब्लॉक है. Up thrust is g कैंसिल हो जाएगा. रेडियस हमें गिवन है 5. फाइव सेंटीमीटर है तो मीटर्स में ले लो. सिग्मा गिवन है 1000.
करना सॉल्व क्या आता है? जीरो पॉइंट 808 आ रहा है. 0.8 बहुत कम डिफरेंस आ गया ये तो. चेक करना, मेरे ख्याल से आंसर गलत निकाला आपने. मतलब सिर्फ अगर आप उस साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को, सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या आ रहा है? सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करके. बिकॉज हमारी 1000 माइनस रो की वैल्यू आएगी ना. इतना दिस वैल्यू शुड बी अराउंड 191 मेरे ख्याल से. चेक कर लो एक बारी. नेक्स्ट. Question number 23. A cylindrical object of outer diameter 10 centimeter and height 20 centimeter and density 8000 is supported by a vertical spring and is half dipped in water as shown. Find elongation of spring in equilibrium. If it is slightly depressed and released, find the time period of resulting oscillation. Spring constant दिया है 500 Newton per meter. पहले equilibrium elongation निकालो. What will be the equilibrium elongation? हमें दिया है सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर डायमीटर है 20 सेंटीमीटर हाइट है डेंसिटी गिवन है हाफ इमर्स्ड है वाटर में. तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम एलोंगेशन. इक्विलिब्रियम एलोंगेशन. इक्विलिब्रियम सेपरेशन एलोंगेशन. डायग्राम देखो. Length inside water is L by 2. अगर फोर्सेस मार्क करें
तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन बनेगी? इन इक्विलिब्रियम इट विल बी weight is equal to tension plus टेंशन प्लस upthrust. अपथ्रस्ट। वेट कितना? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? आर स्क्वायर। अपथ्रस्ट कितने पोर्शन पे लग रही है? हाफ पे। तो टेंशन कितनी आ गई? रेडियस देखना कितना दिया क्वेश्चन में। रेडियस इज Diameter 10 centimeter है, radius outer 5 diameter। centimeter. तो रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर दिया। लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। सो 0.2 Yes sir. G की वैल्यू 10, रो की वैल्यू 8000, सिग्मा बाय 2 इज 500, 1000 by 2। ये वैल्यू आ गई। और टेंशन होती है किसके इक्वल है? टेंशन इज Kx. kx। तो k हमें गिवन है। इस पूरे को सॉल्व कर लो एंड डिवाइड इट विद 500। ये पूरी वैल्यू सॉल्व कर दो एंड डिवाइड विद 500। देखो आंसर आ रहा है या नहीं। बुक में जो आंसर दिया इक्विलिब्रियम एलोंगेशन का दैट इज 23.5 सेंटीमीटर। सो हम ऐसे में निकाल रहे हैं तो 0.23 आंसर आना चाहिए। पॉइंट 23 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा?
क्या आया सॉल्व करके 3.14 into आ रहा है आंसर, लिख लो बिशप 0.23 0.235 नेक्स्ट रेट पास्कल्स लॉ। अब इसके 9 से 25 जो छोड़े हैं वो करके देखना, क्वेश्चन नंबर 9 to 25। पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ पढ़ा है पहले आपने या नहीं पढ़ा कभी 9th-10th में? ओके, नहीं पढ़ा तो पास्कल्स लॉ बेसिकली सेज कि अगर हम किसी एनक्लोज्ड लिक्विड पे प्रेशर लगाते हैं किसी एक जगह पे, जैसे कंटेनर में लिक्विड है और आपने उसमें किसी जगह पे प्रेशर अप्लाई किया, so that pressure is transmitted to all other parts of the liquid undiminished, means without any change in magnitude the pressure is transmitted to all the parts. So important application है because आजकल बहुत कुछ है जो पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, हाइड्रोलिक जैक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो व्हीकल्स में लगती हैं, all these are based on पास्कल्स लॉ. So first you write principle, फिर इसको explain करता हूँ मैं डायग्राम से कि इसका मतलब क्या है जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं. पास्कल्स लॉ. This law tells us how. This law tells us how pressure can be, transmitted in a fluid, and it states that pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted undiminished. Undiminished means without any change in magnitude. Is transmitted undiminished to all other parts. सर लास्ट लाइन रिपीट करना. The pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted. Transmitted undiminished to all parts of the liquid. So इसका मतलब क्या है? अब मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, जिसमें कोई लिक्विड फिल्ड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती.
इस कंटेनर में 3 अलग अलग पिस्टन लगे हैं। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसका A2, इसका A3। मैंने इस पिस्टन पे एक फोर्स लगाई F1 डाउनवर्ड्स। तो प्रेशर कितना लगाया मैंने? अगर फोर्स F1 लगाई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, तो प्रेशर इज F1 by F1 by A1. F1 by A1। अच्छा, इस पिस्टन पे किधर फोर्स लगेगी? अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये पिस्टन अंदर आएगा, बाहर जाएगा? बाहर। इस पे एक फोर्स लगी बाहर की तरफ F2। ये वाला पिस्टन ऊपर के नीचे? इसे दबाऊंगा तो ऊपर. इस पे एक फोर्स लगी F3। इधर प्रेशर मैंने जो लगाया था दैट इज F1 by A1। इस पिस्टन पे प्रेशर कितना लगा अगर फोर्स F2 लगी तो? F2 by A2. और इस पे प्रेशर लगा F3 by A3। पास्कल्स लॉ सेज कि अगर आप किसी भी एक पिस्टन पे प्रेशर लगाते हो किसी भी जगह पे, तो वो प्रेशर सारी जगह ट्रांसफर हो जाता है इक्वली। अनडिमिनिश्ड का मतलब मैंने जितना प्रेशर इस पिस्टन पे लगाया उतना प्रेशर इन दोनों पिस्टन्स पे भी लगेगा, दैट इज पास्कल्स लॉ। अब इसका फायदा क्या होता है? मान लेते हैं A3 की जो वैल्यू है वो n टाइम्स A1 है, कि पिस्टन मैंने बड़ा बनाया है, n टाइम्स बड़ा है। अगर मैं इसको छोड़ दूं फॉर द टाइम बिंग, इसको निकाल देते हैं बीच में से। F1 by A1 is F3 by A3। अगर तो F3 कितना हो जाएगा फिर? F3 कैन बी रिटन एज A3 by A1 की वैल्यू 1 by N. A3 by A1 N. n। तो F3 is n टाइम्स F1। मतलब आप ऐसे समझो, यहां पे एक कार खड़ी थी 1000 kg की, और ये n है मान लो 1000। n की वैल्यू 1000 है, कि पिस्टन 1000 टाइम्स बड़ा है। मैंने अगर यहाँ पे 1 kg का फोर्स वेट रखा है इसके ऊपर, तो फोर्स कितनी लगाई? 1 kg का मास है तो वेट कितना हो गया? अगर 10 मास Newton. 10 न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। अगर ये 1000 टाइम्स बड़ा है तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी? 1000 टाइम्स ज्यादा। मतलब मैं यहां से 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा और इस पे 10,000 न्यूटन लग जाएगी। तो आप 1 kg का वेट रख के यहां से 1000 kg की कार को ऊपर उठा सकते हो। और यही प्रिंसिपल यूज Yes, होता है sir. सर्विस स्टेशन में। अगर आप कार सर्विस कराने जाओ तो हाइड्रोलिक जैक ही लगे होते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली वो उठा देती है। यहाँ से आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो यहाँ से आप उस बॉडी को लिफ्ट कर सकते हो। So that is the principle on which Pascal's law on which these devices are based. बट अभी हम एग्जाम्पल हाइड्रोलिक ब्रेक का नहीं लिखेंगे, जनरल से अब बताएंगे कि पास्कल्स लॉ होता क्या है। सो डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं, ये मत बनाना कार वार कुछ भी। So you can write
For example, if we have a container filled with incompressible liquid, if we have a container filled with incompressible liquid, and 3 pistons with cross-sectional area A1, A2 and A3 as shown. Cross-sectional area A1, A2 and A3 as shown. If force F1 is applied downwards, on piston with cross-sectional area A1, on piston with cross-sectional area A1, then pressure exerted on the piston is F1 by A1. Pressure exerted is F1 by A1 according to Pascal's law. According to Pascal's law, as pressure is transmitted undiminished, to all the parts, as pressure is transmitted undiminished to all the parts. Therefore, if F2 and F3 are the forces exerted on piston of cross-sectional area A2 and A3 respectively, if F2 and F3 are forces exerted on piston of cross-sectional area A2 and A3 respectively, then according to Pascal's law, F1 by A1 is equal to F2 by A2 F1 by A1 is equal to F2 by A2 is equal to F3 by A3. So इसकी applications करते हैं कल. ये पढ़ के देख लेना और 9 to 25 क्वेश्चंस करके देखना. Thank you, sir.